हाँ जी, नमस्कार। मैं दीपेश कुमार वैष्णव, आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपेश वैष्णव पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का अपना जो सेशन रहेगा वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो हम सीधे अपने टॉपिक पे चर्चा करते हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। इससे पहले अपनी जो एक वीडियो थी वो थी इतिहास का सामान्य परिचय। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। आज का अपना ये सेशन रहेगा। इसमें राजस्थान की जितनी भी सभ्यताएं हैं उनके एक एक सभ्यताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो राजस्थान की कौन कौन सी सभ्यताएं और कौन कौन सी सभ्यताएं जो महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा सा एक मैप के जरिए समझते हैं। हिस्ट्री का टीचर हूँ, मैप थोड़ा कम ही आता है बनाना। मान लो कि अपना राजस्थान है, तो हम जिन सभ्यताओं की चर्चा करेंगे इसमें, उनमें सबसे पहले अपने यहाँ स्थित है हनुमानगढ़ जिला। तो हनुमानगढ़ में जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है वो है कालीबंगा। एक तो इस सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी अपने यहाँ स्थित है सीकर जिला। इस जिले में जो सभ्यता है वो है गणेश्वर। इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहीं पास एक जिला अपना राजधानी क्षेत्र जयपुर, यहाँ अपनी एक सभ्यता स्थित है वो है बेराट सभ्यता। एक इसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा और चले आगे तो अपने यहाँ झीलों की नगरी उदयपुर। उदयपुर में एक अपनी सभ्यता है आहड़। इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहीं एक सभ्यता और है बालातल। इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कालीबंगा सभ्यता। तो हम चर्चा करेंगे अब कालीबंगा सभ्यता की। इसमें किन किन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, जैसे ये सभ्यता कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, किस युग की है, किस काल की, इसका क्या टाइम पीरियड है, और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले, और इतनी विकसित सभ्यता का पतन कैसे हो गया, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ के जो नगर नियोजन प्रणाली थी वो क्या थी, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इसकी जो लोकेशन है, जो स्थिति है वो क्या है। तो ये सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में बात करें नदी की, कौन सी नदी, तो घग्गर नदी के किनारे सभ्यता स्थित है। जो वर्तमान में जो घग्गर नदी है, यहाँ वैदिक कालीन सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र था। कौन सी? सरस्वती।
नदी। तो इसकी लोकेशन राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। नदी पूछे तो घग्गर या सरस्वती नदी। अब बात करें हम इसके अर्थ की। कालीबंगा का जो कालीबंगा शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सामान्य काले कांच की चूड़ियाँ या काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ, ये इसका एक सामान्य अर्थ है, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा शब्द का अर्थ चूड़ियाँ होता है। पंजाबी भाषा में बंगा शब्द का अर्थ चूड़ियाँ होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इस सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है इस समय। तो इस सभ्यता का जो पूरा समय माना जाता है वो है 2500 से 1500 ईसा पूर्व। समय 2500 से 1500 BC, ये इस सभ्यता का समय माना गया है। बात करें इसके बाद हम कि ये जो सभ्यता है इस सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई। तो खोज, इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1951-52 में अमलानंद घोष के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई। तो खोज 1951-52 किसके द्वारा? अमलानंद घोष। इस सभ्यता की खोज 1951-52 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई। अब बात करते हैं इस सभ्यता का उत्खनन। उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो इस सभ्यता का जो उत्खनन है वो 1961 से लेकर 1969 के बीच में कुल 9 चरणों में इसका उत्खनन किया गया। तो इसके उत्खनन में कौन कौन शामिल थे? तो इसके उत्खनन करता थे बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल, ब्रजवासी लाल और बीके थापर। बालकृष्ण थापर, ये इनके पूरे नाम है। तो इस सभ्यता का उत्खनन 1961 से 1969 के बीच कुल 9 चरणों में हुआ, जो कि बीबी लाल बीके थापर के द्वारा किया गया। इसमें सीवी जोशी आदि भी शामिल थे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि यहाँ से जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए या वो किस काल के थे। तो यहाँ से हमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए, इससे पहले हम थोड़ी सी और चर्चा करें तो इसका युग, ये सभ्यता किस युग की है? तो ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन, क्योंकि इस सभ्यता में कालीबंगा सभ्यता में जिन औजारों का या यहाँ से जो औजार हमें प्राप्त हुए वो औजार कांसे से निर्मित थे, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। बात करें ये किस काल की है, तो ये सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक। आपने अगर वो पहले की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने जो इतिहास का सामान्य काल के आधार पर विभाजन बताया था वो 3 था। एक तो प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ये आद्य ऐतिहासिक काल, एक बार और बता दूं, वो काल है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए लेकिन अब तक इन साक्ष्यों को किसी के द्वारा पढ़ा नहीं गया। मतलब इनकी लिपि को अब तक किसी के द्वारा पढ़ा नहीं गया। उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल में माना जाता है। बात करें हड़प्पा सभ्यता से हमें उत्खनन के या अवशेषों के 5 स्तर प्राप्त हुए, साक्ष्यों के 5 स्तर प्राप्त हुए।
यहाँ से साक्ष्यों के 5 स्तर प्राप्त हुए। इन 5 स्तरों की अगर हम चर्चा करें तो इसमें 2 स्तर तो थे प्राक हड़प्पा कालीन, प्राक हड़प्पा कालीन, और इसके बाद जो 3 स्तर है उसमें हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। अभी जो व्याख्या था फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि हड़प्पा सभ्यता से साक्ष्यों के कितने स्तर प्राप्त हुए, ये अवशेषों के कितने स्तर प्राप्त हुए, तो 5 स्तर यहाँ से प्राप्त हुए। इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जो नगर नियोजन प्रणाली है कि यहाँ के जो नगर थे वो किस पद्धति पे आधारित थे, तो इनकी नगर निर्माण पद्धति जो थी वो थी ग्रिड प्रणाली। ये ग्रिड प्रणाली पर निर्मित थे। मतलब जैसे एक उदाहरण के जरिए बताता हूँ कि जो इनके मकान बने हुए थे वो मकान थे जैसे मान लो ग्रिड प्रणाली पर यहाँ से निकलने वाले रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। जैसे एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, तो एक रास्ता इधर से ये निकल गया और एक रास्ता इधर से निकल गया, ये एक दूसरे को समकोण पे काट देते। और यहाँ के जो नगर निर्माण की जो मुख्य विशेषता थी वो ये थी कि यहाँ पर जो मकानों के मुख्य द्वार थे वो मुख्य सड़क की तरफ न होकर सड़क के पीछे की तरफ होते थे। यहाँ के नगरों की ये एक मुख्य विशेषता थी। इसके बाद हम आगे जो चर्चा करेंगे वो है कि यहाँ से जो बात की अपने प्राक हड़प्पा कालीन के 2 स्तर मिले तो उनमें कौन कौन से थे। एक तो यहाँ से जुते हुए खेत वो भी प्राक हड़प्पा कालीन में आएंगे, भूकंप के साक्ष्य वो भी प्राक हड़प्पा कालीन में आएंगे। तो जो जुते हुए खेत है उन खेतों में हमें जो साक्ष्य मिले वो मिले दोहरी हलाई के, मतलब वो जो खेत थे वो उन पर एक साथ उन खेतों में एक साथ 2 फसलों को किया जाता था। जैसे एक बार खेत को इस साइड से जोत दिया, एक फसल लिए और एक साइड से ऐसे जोत देते थे, एक फसल ये। तो यहाँ से जो हमें फसलों के साक्ष्य मिले उनमें गेहूँ, जौ, सरसों, चना ये यहाँ से और कपास आदि फसलों का ये उत्पादन करते थे। इसी क्रम में अगर आगे चर्चा करें हम तो यहाँ से बात करी ले अपन ने, इसका उत्खनन तो 9 स्तरों में हुआ। यहाँ से जो साक्ष्यों के स्तर प्राप्त हुए वो 5 थे, 2 प्राक हड़प्पा कालीन और 3 हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन। तो एक बार इसको रिवीजन करते हैं कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं उसमें कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है जो कि घग्गर नदी के किनारे हैं। बात करें इसका अर्थ की तो इसका सामान्य अर्थ है काले कांच की चूड़ियाँ। जो इस सभ्यता का समय था वो था 2500 से 1500 ईसा पूर्व। खोज 1951-52 अमलानंद घोष के द्वारा की गई। उत्खनन 1961 से 69 बेबीलाल बेके तापर के द्वारा किया गया। कालीबंगा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये आदि ऐतिहासिक काल की है। यहाँ से साक्ष्यों के 5 स्तर प्राप्त हुए, 2 प्राक हड़प्पाकालीन, 3 हड़प्पाकालीन प्लस उत्तर हड़प्पाकालीन। नगर नियोजन पद्धति जो थी यहाँ वो ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ से प्राप्त साक्ष्य कि यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। अधिकतर जो कालीबंगा सभ्यता उससे जो क्वेश्चन होता है वो या तो उसके साक्ष्यों के बारे में या उसके खोजकर्ता या उत्खननकर्ता के बारे में या उनके टाइम पीरियड के बारे में ही यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन किए जाते हैं। तो बात करें हम कालीबंगा सभ्यता से जो साक्ष्य में प्राप्त हुए उनके बारे में, तो
अपना टॉपिक था कालीबंगा। अब यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए। तो सबसे पहले अगर हम साक्ष्यों की बात करें तो यहाँ से एक मेसोपोटामिया सभ्यता की बेलनाकार मोहर, बेलनाकार मोहर, जो ये बेलनाकार मोहर है ये मेसोपोटामिया सभ्यता से साम्यता रखती हैं। इसके बाद हम बात करें अगला जो साक्ष्य प्राप्त हुआ वो है 7 अग्निवेदिकाएं। 7 अग्निवेदिकाएं भी हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई। इन अग्निवेदिकाओं के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे वो धार्मिक अनुष्ठान करते होंगे, पूजा पद्धति पर वो विश्वास करते होंगे। ऐसी ही 7 अग्निवेदिकाएं जो है वो एक स्थल से और प्राप्त हुई, वो है लोथल। तो याद रखना लोथल से भी 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई। इसके बाद आगे चर्चा करें तो युगल समाधि, मतलब एक समाधि प्राप्त हुई जो युगल, मतलब उसमें दाम्पत्य मतलब पति पत्नी दोनों को साथ में दफनाया गया। युगल समाधि के भी यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके बाद हम चर्चा करें तो यहाँ से कांसे का दर्पण, अपन ने पहले सब बात की थी कि सभ्यता किस काल की है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो यहाँ से जो भी औजार या जो भी प्राप्त होंगे हमें वो कांसे के ही प्राप्त होंगे। तो एक यहाँ से कांसे का दर्पण, कांसे का दर्पण। इसके बाद अगर हम और आगे चर्चा करें तो यहाँ कालीबंगा से हमें कांसे की चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई। तो कांसे की चूड़ियाँ, कांसे की चूड़ियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई। इसके बाद हम बात करें अलंकृत प्रस की ईंटें। यहाँ से जो कालीबंगा सभ्यता के मकान थे उनका जो निचला परस्त था, जो परस्त था वो अलंकृत ईंटों से सुसज्जित था। तो यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिलते हैं। यही हम चर्चा करें तो यहाँ से हमें कच्ची ईंटों के साक्ष्य, मतलब कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे वो कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। इसी कारण कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती यानी कि गरीबों की बस्ती भी कहा गया है। इसके बाद हम बात करें बेलनाकार तंदूर। एक बेलनाकार तंदूर ये भी ईरान की सभ्यताओं से साम्यता रखता है। तो एक यहाँ से बेलनाकार तंदूर, जो कि आपने ब्याह शादी में देखा होगा तंदूर की रोटी, तो ये लोग भी तंदूर का प्रयोग करते थे। तो यहाँ से बेलनाकार तंदूर भी मिला है। इसके बाद हम चर्चा करें तो यहाँ से कांसे की चूड़ियाँ प्राप्त हुई, कांसे का दर्पण भी मिला। इसके बाद यहाँ से हमें शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। शल्य चिकित्सा कैसे? कालीबंगा सभ्यता से हमें एक छेद युक्त खोपड़ी प्राप्त हुई। मतलब कालीबंगा सभ्यता से हमें एक खोपड़ी मिली, उस खोपड़ी में 6 छेद थे। तो इन छेदों के आधार पर हम
अनुमान लगा सकते हैं कि कालीबंगा के लोग थे वो शल्य चिकित्सा में निपुण थे, वो शल्य चिकित्सा का प्रयोग करते थे। तो छेद युक्त खोपड़ी जो प्राप्त हुई वो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई। इसके बाद हम बात करते हैं सीलबट्टा। सीलबट्टा वो पत्थर है, आपने अपनी रसोई में देखा होगा, पहले जो मसाला तैयार किया जाता था तो एक पत्थर होता था, उस पे ही नमक मिर्च डाल के मसाला तैयार किया जाता था, तो वो क्या सीलबट्टा कहलाता था। तो सीलबट्टा भी हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुआ। इसके बाद हम बात करें भूकंप के साक्ष्य से। भूकंप के साक्ष्य से भी यहाँ से प्राप्त हुए, जो कि ये प्राक हड़प्पा कालीन है। इसी के बाद हम एक और प्राक हड़प्पा कालीन साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से हमें जुते हुए खेत भी प्राप्त हुए। जुते हुए खेत, ये भी प्राक हड़प्पा कालीन है। तो भूकंप के साक्ष्य और जुते हुए खेत जो दोनों साक्ष्य हैं, ये कि ये जो है ये प्राक हड़प्पा कालीन है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से भी पहले के हैं, जिनके साक्ष्य हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। इसी क्रम में चर्चा करें तो यहाँ से एक हाथी दांत की कंघी। हाथी दांत की कंघी भी हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई। मतलब ये लोग पूरे सौंदर्य के ऊपर अपना ध्यान देते थे। यहीं से हमें कांसे का दर्पण, कांसे की चूड़ियाँ और हाथी दांत की कंघी भी प्राप्त हुई। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो यहीं से हमें एक पंख फैलाए बुगले की एक मोहर मिली, एक मोहर मिली जिसके ऊपर पंख फैलाए हुए एक बुगले का चित्रण है। तो पंख फैलाए हुए बुगले की पंख फैलाए बुगले की मोहर भी हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई। इसके बाद हम चर्चा करें एक पल्ले का दरवाजा। मतलब कालीबंगा सभ्यता से जो दरवाजा था वो एक पल्ले का, मतलब वो एक साइड खुलता था। जैसे दरवाजे दो प्रकार के होते हैं, एक दरवाजा तो होता है जिसमें दो फाटक होते हैं ऐसे अलग अलग, और एक दरवाजा होता है जो सिंगली होता है, जो एक साइड ही खुलता है ऐसे लग जाता है, और एक होता है जो ऐसे दोनों साइड खुलता है। तो एक पल्ले के का दरवाजा, इसके साक्ष्य से भी हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। इसके बाद हम चर्चा करते हैं तो यहाँ से हमें गोल कुएं, गोल कुएं भी प्राप्त हुए। मतलब कालीबंगा सभ्यता में पानी के लिए लोगों ने कुएं भी खोद रखे थे, वो कैसे थे, गोल कुएं। तो गोल कुएं के साक्ष्य से भी कालीबंगा सभ्यता से हमको प्राप्त हुए। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो कालीबंगा सभ्यता से सर्वाधिक मिट्टी की मोहरें भी प्राप्त हुई। सर्वाधिक मिट्टी की मोहरें,
ये भी हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई। तो ये जो है ये कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य हैं। अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं के बारे में किया जाता है, जैसे बेलनाकार मोर, 7 अग्नि वेदिकाएं, युगल समाधि। इसके बाद चर्चा करें शल्य चिकित्सा, जुते हुए खेत और गोल कुएं और सर्वाधिक मिट्टी की मोहरें। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो एक बार थोड़ा इनका रिवीजन देखना। कालीबंगा सभ्यता, यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो है बेलनाकार मोर, 7 अग्निवेदिकाएं, युगल समाधि, कांसे का दर्पण, कांसे की चूड़ियाँ, अलंकृत परस की ईंटें, बेलनाकार तंदूर। इसके बाद शल्य चिकित्सा, सील बट्टा, भूकंप के साक्ष्य, जूते हुए खेत, हाथी दांत की कंघी। भूकंप के साक्ष्य और जूते हुए खेत, याद रखना ये दोनों साक्ष्य प्राक हड़प्पा कालीन मतलब हड़प्पा सभ्यता से भी पूर्व के। और पंख फैलाए बुगले की मोर, एक पल्ले का दरवाजा, गोल कुएं और सर्वाधिक मिट्टी की मोहरें, ये हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता थी, यहाँ दाह संस्कार अंतिम संस्कार के लिए कितनी विधियाँ प्रचलित थी, किन किन किस किस तरह से यहाँ के लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता था। तो यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए वो 3 प्रकार के मिले। दाह संस्कार, कालीबंगा सभ्यता में जो दाह संस्कार था वो कैसे था, तो एक तो था पूर्ण समाधि। पूर्ण समाधि और जो दूसरा है वो आंशिक समाधि। और जो तीसरा साक्ष्य है वो अपना रहेगा दाह संस्कार, मतलब अंतिम संस्कार जो व्यक्ति का किया जाता था वो किस तरह किया जाता था। तो वो 3 प्रकार से किया जाता था, एक तो पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि और एक दाह संस्कार। बात करें इसकी पूर्ण समाधि, व्यक्ति को मरने के बाद सीधा जमीन में दफना दिया जाता था, वो तो हो गई पूर्ण समाधि। आंशिक समाधि, व्यक्ति को मरने के बाद जंगल में फेंक दिया जाता था तो उसे वहाँ के पशु पक्षी आदि खा लेते थे, और जो उसकी हड्डी आदि जो बचती थी बाद में उनको दफना दिया जाता था, वो हो गई आंशिक समाधि। इसके बाद एक दाह संस्कार मतलब अग्नि संस्कार, व्यक्ति को पूर्ण रूप से जला दिया जाता था। तो ये 3 प्रकार के यहाँ पर संस्कार थे। इसके बाद हम बात करें कालीबंगा सभ्यता की लिपि, कौन सी लिपि थी। लिपि, तो कालीबंगा सभ्यता से जो लिपि थी वो लिपि थी सर्पिलाकार बुस्त्रोपेदन, या हम उसको कह सकते हैं गौमूत्र लिपि। इसके साक्ष्य हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। तो सर्पिलाकार लिपि, या इसी को हम कह सकते हैं गौमूत्र लिपि, या एक और नाम है इसका बुस्त्रोफेदन लिपि। इनका प्रयोग कालीबंगा सभ्यता में किया गया, इस लिपि को आज तक भी नहीं पढ़ा गया। इसी कारण से कालीबंगा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता मानी गई है। इसके बाद हम बात करें जो कालीबंगा सभ्यता थी इसके बारे में किन किन विद्वानों ने क्या क्या अपने मत रखें। तो एक बार बात करें तो हम सबसे पहले डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ
शर्मा, इन्होंने डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी तीसरी राजधानी थी क्या? कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी इसको माना गया है। किसके अनुसार? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी माना है। बात करें पिक्ट महोदय, तो इन्होंने पिक्ट महोदय ने इनका भी एक कथन है कि पिक्ट महोदय द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दोनों को सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानियां माना गया है। हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो, इन दोनों को हड़प्पा सभ्यता की, किसकी? हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा गया। वैसे ये कालीबंगा सभ्यता से बाहर का फैक्ट है, लेकिन फिर भी हम बात कालीबंगा सभ्यता कर रहे हैं, वो भी एक हड़प्पाकालीन सभ्यता थी। तो पिक्ट महोदय ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो को तो जुड़वा राजधानी माना और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। अगर बात करें हम कालीबंगा सभ्यता की, तो इसको वैदिक साहित्य में कालीबंगा सभ्यता है, इसको वैदिक साहित्य में जिस नाम से जाना गया वो है बहुधान्यदायक क्षेत्र। बहुधान्यदायक, वैदिक साहित्य में कालीबंगा के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया, बहुधान्यदायक। इसके बाद हम आगे की जो चर्चाएं वो करें तो इस सभ्यता का पतन, कालीबंगा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो जो इतनी विकसित सभ्यता थी इतने सालों तक और इतने सभ्य थी, तो इस सभ्यता का पतन कोई 1 या 2 दिन में तो हुआ होगा नहीं। क्या कारण रहा जिस कारण से इस सभ्यता का पतन हुआ? तो बात करें इसके पतन की, तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करें डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल ने कालीबंगा सभ्यता के पतन के क्या कारण बताए? तो इन्होंने जो पतन का कारण बताया वो था कि गग्गर व हकरा। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि गग्गर नदी जो फोर्ट अब्बास तक इसका पानी पहुंच जाता था उसको हकरा कहते थे। तो मतलब आगे पाकिस्तान में गग्गर को हकरा कहा जाता था। तो गग्गर व हकरा का सूख जाना, एक कालीबंगा सभ्यता के पतन का कारण है। किसके अनुसार? डॉक्टर डीपी अग्रवाल, धर्मपाल अग्रवाल के अनुसार। अब एसआर राव, इन्होंने क्या कारण माना? तो इनका जो मत है वो है कि गग्गर व हकरा नदी में बाढ़ का आना, मतलब इनका जो कारण है वो बाढ़, मतलब इन नदियों में अत्यधिक उफान आ गया, इस कारण यहाँ के आसपास के जो लोग थे वो उस क्षेत्र को छोड़कर चले गए। एक और मत है KUR केनेडी।
KUR कैनेडी। इनके अनुसार कालीबंगा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ? तो इन्होंने बताया प्राकृतिक आपदा, और महामारी। मतलब कालीबंगा सभ्यता में कोई महामारी कहें या कोई बीमारी फैल गई जिस कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। महामारी, ये इस सभ्यता के पतन के कारण माने गए। तो आज का जो अपना पहला सेशन था वो यही था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। अब जो अपना अगला टॉपिक होगा वो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में ही किसी एक सभ्यता के ऊपर होगा। हम उसके बारे में अगले सेशन में चर्चा करेंगे। अगर आपको लगे कि कोई चीज़ इसमें गलत बता दी या कोई त्रुटि हो गए हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ सकते हो, तो वो अगली वीडियो में आपको सुधार करके वो बता दी जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।